जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। ओके, और सेशन एंड होने की तरफ जा रहा है। एक ही चंद चढ़ाता जे, मैनू ही मगरों लाता जे। ये मैं आखिरी दिन कहूंगा। क्या खिला रहा हूं मैं? पूरे सेशन में कभी तुमने कहा सर आज क्या खाएंगे जरा बताएं, हैं? हालांकि मैं रोज तुम्हें खिलाता रहा, कभी रेशोस, कभी एनपीओ, कभी कैश फ्लो, कभी बेइज्जत किया, मतलब बेइज्जती खिलाता रहा, कभी डांट खिलाई पिलाई। अच्छा जी, चले सुने भाई, सुने। कल एक काम शुरू किया था, उस काम को जरा दोबारा देखें भाई। ये 3 रूल्स मैंने कहा था, बस इन्हीं को याद रखिएगा। लेकिन बच्चे ना सवाल पे सवाल करते गए, तो मैंने पिछली बार वालों को भी सुना था, उससे पिछली बार वालों को भी सुना था। हर दफा ही ऐसे बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो अगली तैयारी मैंने कर ली थी। मैंने कहा ना पूछा तो गोली चल जाएगी, नहीं तो फिर गोला चल जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब 3 रूल्स पहले इनकी पिक्चर कल बच्चों ने ली। जिन्होंने क्लास नहीं ली वो अब ले रहे हैं पिक्चर्स, है ना। लेक्चर नहीं ना लिया था, मुझे लग गया पता। आपने, मैंने लेक्चर अपलोड किया था, आप नहीं ना लिया, एंड नहीं ना लिया, देखा, पता लग गया मुझे, क्योंकि जिन्होंने लेक्चर लिया होगा वो तो पिक्चर ले ले, उसी वक्त ले ली होगी। जी बेटा, नहीं मैं वो आपसे पीछे भी एक बैठे हैं स्टूडेंट, उन्होंने नहीं लेक्चर लिया। ये जो तस्वीर ले रहे हैं, इनको चाहिए कि ये लेक्चर लें। लेक्चर लेंगे तो उस लेक्चर के अंदर स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसे ही मैंने बनवाया था, तो स्क्रीन के ऊपर जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, हाय हाय हाय, तो ये भाई बड़ी सादा सी बात है। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, अगर न्यूमरेटर चेंज हो तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ता है रेशो के आंसर पे। सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो, न्यूमरेटर का बढ़ना, बटे का बढ़ना, रेशो को, ये मैंने एक सादी सी इसलिए रेशो लिख ली थी कि जरा लिखनी आसान है। इनटू 100 भी नहीं करना पड़ता, टाइम्स वाली कोई रेशो पकड़ दी है, मैं जरा पकड़ ली, जरा आसान है। ठीक है, तो करंट रेशो हमने पकड़ ली थी कल, और उसको पकड़ के ये रूल बनाते गए थे। न्यूमरेटर का बढ़ना रेशो को बढ़ाएगा, कम होना रेशो को कम करेगा, डायरेक्ट है। अब ये मेरी ओरिजिनल रेशो थी, ठीक है। और मैंने कहा जी अगर न्यूमरेटर का बढ़ना और डिनोमिनेटर ना बढ़े तो इसका असर क्या होना है, बगैर कैलकुलेटर के पता होना चाहिए कि ये रेशो के आंसर को बढ़ा देगा। टाइम बचता है, इससे बड़ा टाइम बचता है बड़ा। आप कैलकुलेशन करने के लिए देखो ना, अब जैसे अभी आपको सवाल होमवर्क में दिया था, उसमें क्या था, ये करोगे तो इस रेशो पे क्या असर पड़ेगा। अब या तो डेटा अज्यूम करके, कोई फिगर अज्यूम करके इस तरह से लिखो, फिर उसके आगे दूसरी फिगर लिखो, फिर एक सादा सी बात है, नजर आ रहा है स्टेप से ये होना है, तो इस रूल को यूज करो। अब न्यूमरेटर बढ़ा है तो रेशियो को क्या होना चाहिए, बोलो, बढ़ना चाहिए, बढ़ी हुई। और अगर न्यूमरेटर कम करेंगे तो ये यहां से मैंने किया, फिर ये नहीं, देखो ये देखो यहां से चेंज किया। ठीक है, न्यूमरेटर कम हुआ है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं हुआ, तो रेशियो का आंसर कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर का रूल उलट है, डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशियो को कम कर देगा और डिनोमिनेटर का कम होना रेशियो को बढ़ाएगा। आंसर देखिए। और अगर दोनों चेंज हो जाएं सेम अमाउंट से तो कमजोर विल, माड़ा लगा जाता है। 2 बंदे बीमार हो, वैसे तो जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, ठीक है, तगड़े तगड़े भी लगे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि जो कमजोर हो उस पर असर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सेहतमंद और कमजोर दोनों को एक बीमारी लगे, सेहतमंद कमजोर हो जाता है और कमजोर लगा जाता है। नॉर्मली कह रहा हूं, बाकी तो अल्लाह के हाथ में। ठीक है, अल्लाह चाहे तो बिल्कुल कमजोर को बचा ले और बिल्कुल सेहतमंद को चलते चलते। तो खैर, मैथ का रूल ये कहता है, ठीक है, मैथ का रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में चेंज आए इक्वल अमाउंट से, तो कमजोर विल टेक द मोर इफेक्ट, द लोअर साइड ऑफ फ्रैक्चर विल टेक द, असल में रूल यूं लिखा होता है, लोअर साइड विल टेक द इंपैक्ट मोर। अब दोनों तरफ कमी आ रही है, कमजोर डिनोमिनेटर है, तो फिर डिनोमिनेटर के हिसाब से आपने, अब इसमें क्या समझने वाली बात थी, जाने मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, आपने कहा था ना, अच्छा जी, ठहरे ठहरे, कहा है आपने, ये वाले मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने पूछा था। अब जी दोनों में चेंज आ रही, दोनों में कमी आ रही, कमजोर कौन है, डिनोमिनेटर, तो फिर समझो डिनोमिनेटर का ही रूल है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कमी है ज्यादा, ऊपर भूल जाओ कुछ हुआ है, बस इधर देखो। ठीक है, क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेशो का आंसर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर है। ठीक है, अच्छा, दोनों में चेंज आया है और दोनों में चेंज आया है बढ़ने वाला और सेम अमाउंट से है, तो छोड़ो कमजोर को से पकड़ो, छोड़ो। अच्छा, न्यूमरेटर कमजोर है तो उसको पकड़ ले। खैर अभी तो हमारी रेशो में डिनोमिनेटर कमजोर था, क्योंकि रेशो वही एग्जांपल वही चलती आ रही ना मेरी। ठीक है, अब जी
न्यूमरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिक्रीज, इंक्रीज। इसका बढ़ना रेशो को कम करेगा। आंसर देख लो, ठीक है, ये काफी है, ये काफी है। लेकिन बच्चे ना सवाल करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं ना, इतनी सी बात हजम नहीं होती, काफी नहीं समझते। दोनों तरफ चेंज आया, बराबर से आया है। नहीं, अगर बराबर से ना आए तो ठीक है यार, ये रूल है, आई के अपने किताब में लिखा है, काफी है बस। नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ। तो फिर बंदे को बताना पड़ता है। अगर दोनों में चेंज आए और वो डिफरेंट अमाउंट से आ जाए, एट अ टाइम दोनों में चेंज आए और डिफरेंट अमाउंट से आ जाए, तो फिर भी कमजोर विल टेक द मोर इफेक्ट। तो फिर मैंने ये बताया था यहां पे आकर कि जी देखे, इसीलिए ये लिखा नहीं आई कैप ने अलग से, क्योंकि रूल तो फिर भी वही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने चेक किया, न्यूमरेटर में इंक्रीज आया, डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज आया, ठीक है। अब दोनों तरफ इंक्रीज डिफरेंट अमाउंट से है, लेकिन आपने कमजोर को पकड़ा, छोड़ो, इसको पकड़ो। डिनोमिनेटर में इंक्रीज रेशियो को करेगा डिक्रीज, डिक्रीज हुआ। अच्छा, डिक्रीज आ रहा है दोनों तरफ, नहीं, कमजोर को पकड़ो, मजबूत को छोड़ो। कमजोर डिनोमिनेटर है हमारी रेशियो में, तो इसका डिक्रीज रेशियो को बढ़ाएगा। तो फिर आपको पता ही है, इदरीस भाई भी तो बैठे हुए थे। इदरीस ही था ना, कि कौन था कल जिसने एंड में कहा था? अली जान था। हाँ हाँ, अली जान था। कोई ना कोई तो होता ही ऐसा फनकार, ठीक है, जिस मुझे पता था। तो कहने लगा नहीं 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 नहीं, मैथ, जिनका मैथ अच्छा, जिनका मैथ मेरी तरह होता है ना, वो यहीं पे कह देते हैं यार बस बस ठीक है। पहले तो कहते हैं यहाँ पे ठीक है, फिर कहते चलो शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये पता लग गया बस ठीक है ठीक है। लेकिन जिनका मैथ अच्छा होता है ना, सोचते हैं क्रिटिकली, वो फिर आगे जाते हैं। अब मेरा तो पता नहीं पीछे कहीं मैथ रह गया था, ये फिर मैंने कोशिश की अपने से थोड़ा अच्छे बच्चों के लिए, लेकिन फिर ऐसे बच्चों के लिए वो पिछली बार सवाल पूछा होगा तो उनके लिए फिर ये बना दिया कि देखो मैथ का रूल है। तो अगर मिसाल के तौर पे इधर इंक्रीज आया 100 और इधर इंक्रीज आया ना 50, तो ये क्या है? ये कमजोर नहीं, मजबूत की तरफ चेंज जो है वो कमजोर वाले की निस्बत डबल है। मजबूत का चेंज कमजोर के चेंज की निस्बत डबल हो गया, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर रेशो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है। डिक्रीज भी है तो मिसाल के तौर पे ये डिक्रीज हो रहा है ना 50 से, तो ये डिक्रीज होना चाहिए 100 से। यानी इंक्रीज या डिक्रीज मजबूत साइड का ये डबल है, अगर कमजोर से तो नलीफाई कर देगा उसके इंपैक्ट को, ये कोई असर नहीं रहेगा रेशो के ऊपर। अब ऐसा केस कभी किसी सवाल मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन अब क्या करें, बच्चे पूछते हैं तो बंदा बता देता है। तो एक्सेप्शन टू रूल 4 इज that if increase or decrease on higher side of fraction is double, result of ratio will not change, and if increase or decrease is more than double, तो फिर ये रूल उलट हो जाएगा। तो कितना सोचोगे, किधर जा रहे हो? तो जिनके दिमागों में लॉजिक वाला कीड़ा है तो उनके लिए ये है, वरना तो जरूरत नहीं है इधर आने की, यहां से आगे आने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, यहां से आगे, बल्कि मैं तो कहूंगा यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं, चलो फिर ये काफी है, ठीक है। लेकिन नहीं, तो फिर ये देखो, इंक्रीज हुआ डिनोमिनेटर में 80 का, न्यूमरेटर में इंक्रीज हुआ 160, यानी कि मजबूत में जो इंक्रीज है वो कमजोर के इंक्रीज से डबल हो गया। आंसर क्या हुआ? अच्छा, डिक्रीज हुआ 50 से, इधर डिक्रीज हुआ 25 से, यानी कि मजबूत साइड का डिक्रीज डबल है कमजोर के डिक्रीज से। लेकिन जैसे ही ये 160 से 161 हुआ या ये 50 से 51 हुआ, तो ये मोर देन डबल हो जाएगा। जब ये मोर देन डबल होगा तो रूल उलट हो जाना है फिर, ठीक है। तो मेहरबानी आप लोगों की जानदी करो, ठीक है। बहरहाल अभी यहाँ पे तो प्रूफ कर लो, अब एक बार चले हैं तो इधर देखो, अगर ये 180 का इंक्रीज था और इधर 160 से भी ऊपर चला गया इंक्रीज, तो अब कमजोर को छोड़ दो, अब वो बिल्कुल ही गया, वो तो गायब ही हो गया, सुआ हो गया। अब मजबूत को पकड़ो, न्यूमरेटर का बढ़ना रेशो को बढ़ाएगा, मजबूरी है, अब क्या करें। अब देखो जितनी बातें बढ़ाओगे अपने लिए मुसीबत बढ़ाओगे। चलो आगे बढ़ो। कमी थी 25 की डिनोमिनेटर में, कमजोर में कमी कितनी थी? 25 की, मजबूत में कमी आ गई मोर देन 50, मोर देन डबल 60 पे। तो अब छोड़ो इसको, रूल बदल गया, न्यूमरेटर कम होना रेशो को बढ़ाएगा। सॉरी, न्यूमरेटर का हायर साइड देखो, नहीं तो कम हो रहा है, ये क्या हुआ?
हायर साइड पे इंपैक्ट आया ना। हायर साइड कौन सी है? हैं? हाँ, तो न्यूमरेटर क्या हुआ है? अच्छा कम हुआ है, मैं भी कहूँ परेशान हो गया, अभी बढ़ रहा है तो कम हुआ, मैं तो ये देख रहा था ये। ठीक है, तो भाई कम हुआ तो रेशियो क्या हो गई? कम। सिंपल हो गया काम। लेकिन इसको प्लीज ना याद रखना, इसको तो कम से कम बिल्कुल नहीं याद रखना, इस वाले रूल को, एक्सेप्शन को। मेरा ये मशवरा है, तस्वीरें मैंने ऐसे दिलवाई थी आपको कल वैसे बाई द ये, लेकिन चलो मेरी तरफ से तोहफतन हदियतन ये कर लो बस, इससे आगे तो बिल्कुल मत जाओ। ठीक है, इससे आगे मत सोचना। ओके, ये चलो ठीक है, इतना आई कैप ने लिखा था, एक स्टेप आप आगे चले जाओ। ठीक है, अगर दोनों तरफ चेंज हो, दोनों तरफ चेंज हो और चेंज सेम अमाउंट से हो तो कमजोर विल टेक द मोर इफेक्ट। दोनों तरफ चेंज हो, डिफरेंट से भी हो तो कमजोर विल टेक द सेम द मोर इफेक्ट। लेकिन एक्सेप्शन है। ठीक है, वो क्या है वो अलग से तस्वीर ले लो, पर राय यही है कि आप इन्हीं तीन पे चलो तो बेहतर है। बहरहाल मैंने यूं तस्वीर दिलवाई थी कल, 4 ये 3, चलो आप तो 4 कर दिया ना, ये 4, ये चौथा जबरदस्ती करवाया आपने मुझसे। आई के अपने 3 लिखे हो अपनी किताब में। ठीक है, 3 ही काफी है। और उसके बाद ये एक्सेप्शन, ये मैंने यूं करवाई थी कल चौथे के साथ, तो एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा जी अब आ जाए जल्दी से अपने सवाल पे। प्रेफरेंशियर्स कौन सा? नहीं वही जा रहे हैं, क्वेश्चन 12 पे जा रहे हैं। हाँ जी सही है। अब आ जाए 12वें सवाल पे। 12वां सवाल हमारा, ये आपको होमवर्क पहले तो दिया था ट्राई करने का, दिया था ना? चलो अब ऐसा है, इस सवाल को करने का तरीका सीखते हैं। अभी तरीका ही तो बताया है भाई, तरीका जरूर बताया आपको, लेकिन फिर भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है? इन रेशोज के फॉर्मूला लिख के रख ले अपने पास कहीं पे। अब कितनी रेशोज हैं? ये इधर ना जगह जरा तंग है, असूली तौर पे यहां लिखना चाहिए था, लेकिन चलो जी। पहले नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा रिटर्न ऑन एसेट्स जी, ROA PBIT ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है, इनटू 100। अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बता दो। PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इनटू 100। चौथा है जी डेट इक्विटी रेशो, गियरिंग कह देता हूं मैं इसको, लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड ही कह दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देख लो मैंने एवरेज नहीं लिया, सॉल्वेंसी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, ईयर एंड पे खड़े होकर सॉल्वेंसी, ठीक है, कि हालात क्या हैं ये बता दें। अच्छा जी उसके बाद करंट रेशियो है, तो ये जरा लिखना है पर्चे वर्किंग में ना साइड पे करके, ये लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि यहीं देखकर तो आपने अंदाजा लगाना है न्यूमरेटर में चेंज है, डिनोमिनेटर में चेंज है। ठीक है, और जहां पे अंदाजा ना लग सके वहां पे कोई डेटा शेटा बना के अज्यूम कर लेंगे, फिर आप फंस जाए जहां पे। ठीक है, करंट रेशियो, होती है जी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये ना सारी रेशियोज मैंने लिख ली। अब 1 बाय 1 शुरू कर देते हैं इनको। ठीक है, अब उसने कहा, मैंने आपको अर्ज किया ना कि एपी वैक वाला एक सवाल भी है क्वेश्चन बैंक में, किसी ने देखा हो वैसे? नहीं अच्छा, आपकी ना आते मैंने खराब कर दिए यार, सारा कुछ खुद कराओ, नहीं आना चाहिए था ऐसे, सारा कुछ आपसे करवाना चाहिए था। अच्छा सुने आप, एक एपी वैक वाला सवाल था ना, उसमें रिक्वायरमेंट सीधी सीधी थी, तो बच्चों ने, मैंने कहा ना अपने अपने फॉर्मेट बनाए होंगे, तो फिर दोबारा कुछ साल बाद यही वाला सवाल जब आया तो फिर उसने बाकायदा तौर पे ये फॉर्मेट बना दिया कि इस तरह से फॉर्मेट पर जवाब देने। ठीक है, क्या कहता है जी, इम्पैक्ट बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज या नो इफेक्ट।
ठीक है, इन रेशोज का ऊपर वाले स्टेप्स की वजह से क्या पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहला था सीएफओ ने सजेस्ट किया कुछ कि ये पॉलिसीज का चेंज करो, ठीक है, ये चेंजेस इन पॉलिसी करो। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू अब फेयर वैल्यू मॉडल, एक बात। दूसरी बात, यू मे अज्यूम दैट फेयर वैल्यू वुड इंक्रीज ओवर टाइम, ठीक है। अब फेयर वैल्यू के लिए उसने ये बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि आपका फेयर वैल्यू गेन आना है तो आप यूं कह दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने बढ़ना है और फेयर वैल्यू गेन ने पीएनएल में भी जाना है, यही होगा ना जी। और बोलो, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट है और फेयर वैल्यू गेन पीएनएल को हिट कर रहा है, ठीक है। बल्कि यूं लिख दूं ज़्यादा बेहतर है, पीएनएल ने क्रेडिट होना है, ठीक है, गेन फेयर वैल्यू का गेन, ठीक है, ओके। अब इन चीज़ों का असर देखना शुरू करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। यह मैंने स्टेप लिख दिया यहाँ पे सुकून से, ठीक है। अब इधर आए, अब आपके दिमाग में ये रेशो होनी चाहिए और दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। असल में दिमाग में कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। आपको फिर क्या मसला है? अब मुझे बताओ पहली रेशो कौन सी है जिस पे कह रहा है कि असर बताओ इस स्टेप का जी? प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट टू सेल रेशो। अब मुझे बताओ इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के इस डेबिट ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डेबिट ने इसने इस रेशो पे कहीं असर डालना है? नहीं, असर तो सिर्फ किसने डालना है? अब ये गेन जो है, ये गेन सेल्स में जाके ऐड हो जाएगा, है ना, है ना? नहीं, सेल्स में जाकर ऐड नहीं होगा। इसका मतलब इसका मतलब सेल्स अपनी जगह कायम रहनी है, नेट प्रॉफिट ने बढ़ना है। यानी ये ऐसा असर है जो सिर्फ नेट प्रॉफिट पे हिट होगा। अब न्यूमरेटर बढ़ेगा या कम होगा? ये स्टेप से, ये कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाने से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ये सवाल मैंने खुद कराना है, ये डिफरेंट सवाल है ना, जरा ये करना जरूरी है, फिर इससे सारे एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं, सारे मुश्किल से मुश्किल भी, ठीक है। खैर चलें, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये वाला स्टेप उठाने से आपकी नेट प्रॉफिट रेशो हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। इस पे कोई कलर रख ले, पांडे ना सिटो, ले जी, इंक्रीज। अब जी नेक्स्ट, अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट फॉर्मूला सामने पड़ा है, ठीक है, ये फायदा है ना, अब फॉर्मूला सामने है। अब रिटर्न ऑन एसेट के अंदर पीबीआईटी भी आता है और एवरेज टोटल एसेट्स भी आते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसी सेम अमाउंट से एसेट भी तो बढ़ेगा। अब परेशानी थोड़ी सी लगी, तो कमजोर कौन हो सकता है? नॉर्मली प्रॉफिट्स ही कम। आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों के एसेट्स, करोड़ों की फैक्ट्री लगती है, तो फिर उसके अंदर लाखों का प्रॉफिट आना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे ही है, ठीक है। ऐसा बिजनेस तो कोई नहीं होगा ना कि आप 1 लाख रुपए के एसेट्स इंस्टॉल करें और उस पर करोड़ों रुपए का आपको प्रॉफिट आने लग जाए। पता नहीं फिर वो केड़े एसेट्स हैं पता नहीं केड़ी चीज़ कास्ट करनी शुरू करती है, छोड़ो तो नॉर्मली ऐसा ही होता है भाई, प्रॉफिट्स एसिड्स ने प्रॉफिट जनरेट करने होते हैं। तो नॉर्मली प्रॉफिट्स आपके एसिड से, अगर कोई गड़बड़ होती तो खुद बता देता, नॉर्मल यही होता है कि प्रॉफिट्स कम ही होंगे एसिड से, तो न्यूमरेटर कमज़ोर है। तो अगर दोनों तरफ इजाफा है तो हमने कमज़ोर को पकड़ना है। कमज़ोर इज द पीबीआईटी, ठीक है। तो पीबीआईटी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो रेशियो का आंसर भी बढ़ जाएगा। इस तरह से चलना है सवाल। जिसको समझ नहीं भी आया था ना, उसको अब समझ आ जाना चाहिए, लग समझ जानी चाहिए, क्योंकि आज मैंने आपको एपी वैक भी होमवर्क में देना है। वो आप बेशक खुद कर लें, बेशक ना भी करें, वो मैंने कराना है एक एक दो दो करके, यानी कि वो अगले शायद एक हफ्ते भी चलता रहे, कोई मसला नहीं। एक स्टेप पढ़ना है ना, इस तरह से कर देना है, उसके बाद फिर यार चलो ईपीएस शुरू करें।
अपना नया टॉपिक चल रहा होगा, वो ऐसे करके भी कर लूंगा, मुझे वो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन करना है आपने, अपने आप को टेस्ट जरूर करना है। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, तो वही रूल ऊपर वाला इधर भी लग रहा है, ज्यादा लंबी सोच नहीं करनी, ठीक है। पीबीआईटी बढ़ना है नहीं बढ़ना, और बोलो। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, इक्विटी भी और लॉन्ग टर्म डेट भी, तो इक्विटी भी बढ़ रही है, मतलब जो प्रॉफिट आपका हिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीएनएल क्रेडिट हुआ है, जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है बढ़ा है, वो प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन अर्निंग को बढ़ाएगा, रिटेन अर्निंग को बढ़ना इक्विटी को बढ़ाएगा। तो इतनी लंबी सोच की बजाय वही बात पक्की रखो ना, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, ज्यादा आसान रखो जिंदगी को, इसलिए उस सर्वे पर लिख दिया था। जब वो शुरू हुआ था ना कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज शुरू हुआ था, रिटर्न ऑन वो एसेट टर्नओवर से शुरू हुआ था, जब प्रॉफिटेबिलिटी पीएनएल वाली रेशियो, जीपी नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस की रेशियो खत्म हुई ना, एसेट टर्नओवर से पहले मैंने, जब एसेट टर्नओवर की रेशियो सबसे पहले मैंने यही बात लिखी थी, बताई भी यही बात थी पढ़ाते हुए, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकल सकता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का। तो फिर मैंने ये जुमला बोला था जो आपके लिए एक तारीखी जुमला साबित हो रहा है कि नॉन करंट के कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। अब लंबी बात करके भी वहीं पहुंच रहे हैं क्या भाई, ये जो एंट्री हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कैपिटल एम्प्लॉयड में तो नहीं हिट किया, वो तो एसेट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉफिट बढ़ा है वो रिटेन अर्निंग में आएगा, तो रिटेन अर्निंग बढ़ेंगी, रिटेन अर्निंग कहां पड़ी हुई है, इक्विटी में, इक्विटी कहां पड़ी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो यार जान छोड़ना, वो बात तो पहले ही कर दी थी भाई, एसेट, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ना, और इंट्रो में आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी ना, एक तरफ वाली फिगर दूसरी तरफ एज इट इज आती है, डबल एंट्री सिस्टम में जी रहे हो, ठीक है। तो जो एंट्री आपकी पड़ी है एसेट में, दूसरी तरफ वो इक्विटी में पड़ रही है, असल में वो इक्विटी में कहां पड़ रही है, पीएनएल से होकर भी इक्विटी में ही आ रही है। तो वही बात, जिंदगी आसान रखो, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, तो इसका मतलब उसी तरह से सोचो, क्या मतलब, पीएनएल भी बढ़ रहे हैं और एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर लंबी सोच लो, इक्विटी भी बढ़ रही है, अब दोनों तरफ चेंज है तो कमजोर प्रॉफिट्स ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है। ऊपर इस फिगर बढ़ रही है तो रेशियो का आंसर बढ़ेगा। कोई मसला है तो पूछ लो मुझसे, यहां तक को मसला है तो। हाइब्रिड वालों जिंदा हो, किसके साथ वाला सो रहा है, अब जो पहली रो में 3-4 लोग बैठे हैं इधर अकेले अकेले, अब उनके साथ वाला वो खुद ही सो रहे हैं। अच्छा, जी क्या बताऊं, मैं बताऊं हूं, बताऊं जी बेटा, बोलो क्या बताना है बेटा, क्या इंक्रीज कैसे हुआ है, ये ऊपर क्या, ये समझ नहीं आई है। तो ये पीएनएल में क्या हो रहा है, गेन क्रेडिट, पीएनएल में एक इनकम रिकॉर्ड हो रही है, इनकम रिकॉर्ड होगी तो नेट प्रॉफिट कम होगा ना, बढ़ेगा, तो जब नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो न्यूमरेटर बढ़ गया है, तो रेशियो ने बढ़ना ही है। अब आप कहोगे सेल नहीं बढ़ी, भाई सेल कहां से बढ़नी है, इस एंट्री के कहां पे सेल में लेके जाओ, मैं बताऊं। अच्छा, ब्रिंजल मैं उर्दू में ही ठीक हूं हाँ छोड़ो आगे चलो मैं पंजाबी में ठीक हूं, तुम उर्दू में ठीक हो, तुम गुंगलू हो नहीं सब्जी, अच्छा जी, सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए, इस्तेमाल लाजमी किया करें, ठीक है। अच्छा जी, लो भाई, डेट इक्विटी रेशो, अब इस पूरी रेशो का, इस स्टेप 1 का डेट इक्विटी रेशो पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, डेट का क्या ताल्लुक इसके साथ, है ना अहमद, कोई असर नहीं पड़ेगा। इक्विटी भी पड़ी है, अभी गलती से बता गया था यार, काश के ना बताता, वही बात करके चलता ना, एक तरह कैसे काम कर रहा था, इक्विटी में ये कहता तो आप मान जाते। क्या हुआ है, इक्विटी में चेंज आया है, डेट में नहीं आया। इक्विटी में कैसे चेंज आया है, और एक प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट बुक हुआ है, पीएनएल में प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है तो रिटेन अर्निंग बढ़ी है, रिटेन अर्निंग बढ़ी है तो इक्विटी बढ़ गई है। अब फॉर्मूला साथ लिखा हुआ है, ये वर्किंग में लिखना जरूरी है फॉर्मूला, तभी ये स्टेप्स चलेंगे आपके। तो डेट इक्विटी रेशो, जरा माजरत नीचे लिखी है मैंने, माजरत ठीक है, ऊपर नीचे होगी तरतीब। अब डेट ओवर
इक्विटी प्लस डेट है, डेट में कोई चेंज नहीं है, इक्विटी में चेंज है, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज है। अब डिनोमिनेटर में चेंज क्या है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशियो को कम कर देगा, तो ये जनाब डिक्रीज। ये वैसे मैंने कल होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था? बस पास होने वाले आजकल इतने ही बच्चे चल रहे हैं मार्केट में, बाकी भी आ जाएं, फिर आज से शुरू कर दें पढ़ना। वैसे तो मैंने इस महीने के शुरू में कहा था, कि कैश फ्लो कर रहे हो, तकरीबन कर ली थी, ठीक है। उसके बाद एनपीओ भी हो जाना है, ये रेशोज है, ईपीएस है। अब इसमें से 2 पक्के सवाल हैं, 4 टॉपिक्स में से 2 पक्के सवाल हैं, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स हैं, और इसमें IAS 8 डाल दें, इंशाल्लाह 40 to 45 मार्क्स बन जाते हैं। IAS 8 इससे पिछला टॉपिक था, ये वॉल्यूम 2 था। तो अब आपकी मर्जी है, कोई नहीं, ठीक है, अगली बार फिर सही है, तो क्या हो सकता है, अगली बार तो बेटा और टॉपिक्स भी आ रहे हैं अंदर, दोबारा ही समझो पढ़ना है। इससे डरना नहीं है, उल्टा दिल से लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। सेफ गार्ड कमांडर, सेफ गार्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट, इस रेशो का करंट रेशो पर, इस स्टेप का करंट रेशो पर क्या असर पड़ेगा? क्या बोला, किसने बोला है? कोई नहीं, किसने बोला, बताओ, किसने बताया है? सही जवाब किसने बताया है? हम सारे बोलेंगे ऐसे। सही कहा है जी आपने, किसने बोला था बताओ? हाँ मैंने बोला था जी, सही है। देखो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ना पीएनएल ने करंट एसेट को हिट करना है, ना ही इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी, वो नॉन करंट एसेट है, तो बिल्कुल सही है, कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। बस यही मसला है आप लोगों का, कॉन्फिडेंट ही नहीं है आप लोग, इस सही जवाब देकर भी बैठे होते हैं, हाय अल्लाह पता नहीं ये गलत ही ना हो, पेपर के अंदर भी ना किया करें ऐसा, स्टिंग पी के जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा 2 नफल पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, चेंज ऑफ पॉलिसी है पीपीई के अंदर, क्या चेंज इन पॉलिसी है? कहते ने जी कि जी की करो जी, सब्सिक्वेंट महीरा पीपीई फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू, इधर भी वही। अच्छा, और वो कह रहा है फेयर वैल्यूज ने तो इंक्रीज होने ओवर टाइम्स। अब इसका मतलब इसकी वजह से, अब इसकी तो 2 एंट्रीज होंगी ना बेटा, इसकी 2 एंट्रीज होंगी, मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। पहली एंट्री एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट कर दो, कोई मसला नहीं, वो एंट्री नहीं कह रहा मैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं, एसेट डेबिट क्यों यार, एसेट क्रेडिट भी तो हो सकता है। फेयर वैल्यूज अगर बढ़ रही हैं तो एसेट डेबिट वाला मामला होना है आपका हर साल, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो फिर पहली एंट्री होगी आपकी पीपीई डेबिट, हाँ देखा, पीएनएल को हिट नहीं पड़ी, तो पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ऐसे नहीं ओसीआई पे शुरू में जोर लगाया था, याद करो, आखिरी टॉपिक चल पड़ा है, नहीं जान छड़ी, हर जगह भी रहा, ये आलू तो हर जगह रहा ही आपके साथ, है ना। देखो अब रेशो में भी आलू आ गया, आइए 16 आया पड़ा है, आइए 16 ने नहीं जान छोड़ी आपकी। नेक्स्ट, ये तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद ईयर एंड आएगा, जब ईयर एंड आएगा तो ये एसेट डेप्रीशिएट होगा, तो डेप्रीसिएशन हायर आती, जिस वजह से दूसरी एंट्री भी करते थे, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। हाँ, तो ये भी बता दो, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेशन लिख लो या पीपीई लिख लो, जो भी मर्जी लिख लो, ठीक है। अब चूंकि रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है तो डेप्रीसिएशन भी ज्यादा आएगी, और अब उस डेप्रीसिएशन की एंट्री ना ज्यादा वाली, वो तो अच्छा, ये जो ट्रांसफर की एंट्री होती है ना, ये विद इन इक्विटी होती है, पहली बात। दूसरी बात, इससे इक्विटी में कोई असर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग बढ़ गई, सरप्लस कम हो गया, नेट में तो इक्विटी उतनी की उतनी रहती है। क्या ख्याल है जो ट्रांसफर की एंट्री, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 एंट्रीज लिखी, ओके। और सही है, नहीं समझ आई? पहले ये पढ़ो, फिर कहता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग जो है वो एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर होता है, यानी दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रीवैल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट।
तो मैं ये कह रहा हूँ इस एंट्री को हमारी किसी रेशो पे असर डालना ही नहीं है इसने, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, यहाँ से माइनस हो गए यहाँ प्लस हो जाना है, इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं आना ना, तो इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करने लगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जनाब आपके सामने ये स्टेप क्वेश्चन, ये पॉइंट 2 आ गया, स्टेप 2 आ गया, ठीक है। अब इस स्टेप 2 के असरात आपने लेने शुरू कर देने अपने सवाल पे। अब सबसे पहले आओ और आकर देखो आपकी इस चेंज की वजह से नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। मैंने ये आपके सामने, ये आपका दिमाग है जो मैंने यहां खोल के रखा हुआ, देखो इसको और रेशियो का आंसर दो। नहीं आया ईपीएस, कोई गल नहीं, ईद आ गई पर ईपीएस नहीं आया, ईपीएस कल आ जाएगा, कल आते साथ ईपीएस आएगा। कल मैं असल में आज सो लिया अच्छे से मैंने, ठीक है, काफी दिनों की थकावट इकट्ठी हुई थी, तो सुबह तो मैं इंशाल्लाह 7 बजे आके शुरू कर दूंगा पढ़ाना, ऐसे ऐसे ना करो। अच्छा कोई बात नहीं, 7:10 पे भी शुरू हो जाती है तो क्या हुआ, आप 7 बजे आ जाते हैं तो क्या हुआ, आकर कुछ रिवाइज ही कर लेंगे, क्या ख्याल है, फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कल मैं आते साथ ईपीएस शुरू करूंगा, कर दूं आते साथ, चलो वो मैं देख लूंगा, लेकिन कल ईपीएस को हमने करना है और हाफ लेक्चर तो कम से कम है, उससे ऊपर देखें आप कितना जाता है, ठीक है, उससे ऊपर देखें कितना है, क्योंकि रेशियोज में अभी एमसीक्यूज हैं, रेशियोज में अगला सवाल मैंने आपको देना है बेहतरीन वाला, वो सवाल भी करना है, वो क्या है, वो एपीवैक, ठीक है। चले छोड़े, अब मुझे जरा देख के बताएं, जल्दी करें यार, अब सर के आने का टाइम करीब होगा, जरा स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं। इस रेशियो का असर, इस स्टेप का असर नेट प्रॉफिट रेशियो पे तो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्या पड़ेगा, डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है। अच्छा डेप्रिसिएशन तो पहले भी चार्ज होनी थी, अब आम हालात की निस्बत ज्यादा चार्ज होनी है। अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो, हाँ ये वो नहीं है कि डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी होगा, नहीं, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कम होना है, सेल पे असर नहीं पड़ना, लो जी गल दूजे पासे टुर पई है, डिक्रीज, गल वध गई है, डिक्रीज, ये रेशियो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, अच्छा पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, अगेन देखो, एक तो टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पीबीआईटी बढ़ा है, पीबीआईटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये तो डबल ट्रबल हो गया, न्यूमरेटर कम हो रहा है, ये तो सोचने से भी ज्यादा आसान है, पीबीआईटी कम हो रहा है और डिनोमिनेटर एसेट बढ़ रहे हैं, रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है ना, तो एसेट बढ़ गए, अब एसेट डिनोमिनेटर में पड़े, प्रॉफिट कम हो गया इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की वजह से। बोल के थक गया हूं मैं, ये नहीं कह रहे सर ये हम कर लेंगे, छोड़ें बस, आप जाएं, आप छुट्टी करें, कल नहीं अभी, आज सवा पे छोड़ना है, आज सर से पहले आज सवा पे आपको छोड़ देना है, 5 मिनट आपको ब्रेक भी देनी है, ठीक है, थक गए आप लोग पढ़ के। सुने सुने सुने, ये तो मैं अभी कह रहा हूं ना, अगर आगे किसी पे आप लोगों की गरारी फंस गई तो फिर। अच्छा सुनो जी, न्यूमरेटर कम हो रहा है, रेशो कम हो रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इससे भी रेशो कम हो रही है, तो ये तो आंखें बंद करके आपको लिखना चाहिए था डिक्रीज जी, डिक्रीज, डबल ट्रबल ही है ना, इस रेशो पे डबल असर पड़ रहा है, एक असर पड़ रहा है न्यूमरेटर का कम होना, न्यूमरेटर का कम होना रेशो को कम करेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसका बढ़ना भी रेशो को, तो यही डबल ट्रबल मैंने कहना हो ना, एक कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा डबल ट्रबल है, तो मैं ऐसे कहता हूं जहां पर डबल डबल असर पड़ जाए, ये नहीं, दोनों तरफ ही नुकसान है, तबाही है, दोनों रेशो को कम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ जी डिक्रीज है भाई, सेम ही बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड को जब से हमने कहा ना एक तरह के एसेट होते हैं, जिंदगी सुकून आ गया है, ऐसे ऐसे दो रेशो नहीं है, एक ही है, वो सेम ही रेशो है, फिर अब तो मेरे लिए तो सेम ही रेशो है, तो मैं क्यों डबल सोचूं, ठीक है। अब अहमद भाई जाकर देख रहे हैं कहाँ लिखा हुआ था ये, मुझे क्यों नहीं याद आ रही है बात फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन दिमाग में लाओ, पहले दिन जो बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन दिमाग में लाओ, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स लेस, अब उनको एसेट्स को तोड़ दो, टोटल एसेट्स को तोड़ दो, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, लायबिलिटी को तोड़ दो, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, वहीं से आप वही पहले वाला, ठीक है, चुप है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इस सारे मामले का डेट पे क्या असर पड़ा, डेट पे
कोई असर नहीं पड़ा, ये तो साइड पे कर दो। अब आ गई इक्विटी, अब देखना है इक्विटी बढ़ी कि कम हुई। भाई ओसीआई बढ़ा है तो इसने जाना इक्विटी में ही है, गेन है। अच्छा उसके बाद आप कहोगे नहीं नहीं डेप्शन के साथ साथ ये एंट्री भी तो हुई है, वो किन्हीं को हो गई होनी है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये तो वैसे ही विद इन इक्विटी ये एंट्री है, ये इधर से निकाल के इधर रख दिया। ठीक है, तो भाई असल में तो ओसीआई का बढ़ना ये इक्विटी को बढ़ाएगा, इसका बढ़ना इक्विटी का बढ़ना इस रेशो में किधर पड़ा है, इक्विटी का बढ़ना ये मादरत यार ये चौथा नंबर नीचे आ गया, इक्विटी का बढ़ना कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाएगा, इसका बढ़ना रेशो को, ओह इतना जोर लगा के ये भी डिक्रीज ही निकला पहले डिग्री तो पहले भी आ रहे थे, कोई नवी गल करो हैं। और करंट एसेट करंट रेशो पे क्या असर आएगा, नो इफेक्ट भाई, देख लो पर कौन से करंट एसेट पे कौन सी करंट लायबिलिटी पे यहाँ पे असर पड़ता है, कोई नहीं, कोई नहीं। किसी को समझ ना आ रही हो हाथ खड़ा करें। किस पे, एसेट पे ही है, काम हो रही है कि एसेट मिसाल के तौर पे 100 रुपये से बढ़ा है तो क्यूमुलेटिव डेप्शन जो है वो 150 से बढ़ जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री है ना, तो आपने ये जितना सरप्लस बढ़ाया है क्या वो सारा डेप्सिट उससे ज्यादा डेप्सिट हो जाता है, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता ना। जितना सरप्लस आता है, जितना सरप्लस आता है उसका सिर्फ समझो अगर 10 साल लाइफ है तो 10वां हिस्सा ही डेप्रिसिएट होगा ना अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं जी, आखिर में कहते हैं जी सर के आने से पहले पहले आज सवाल खत्म करना है, टारगेट है साडा, टारगेट नहीं, मैंने वो एपी वैक में भी समझाना है कि कैसे देखना है यार। भाई ये हो गया तीसरा, कॉस्ट फॉर्मूला एफको से फाइफो पे ले जाओ, कॉस्ट फॉर्मूला एफको से फाइफो पे ले जाओ। अब एफको से फाइफो पे तो ले जाएं, लेकिन वो कह रहा है कॉस्ट या प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट या प्राइसेस ऑफ हर चीज, तो इन्वेंट्री की भी हर चीज, इन्वेंट्री की भी कॉस्ट क्या और इंक्रीज। अब अगर एफको हो तो पिछले और ये रीसेंट रेट मिलकर एवरेज रेट निकलता है, तो पिछले सस्ते होंगे और ये रीसेंट महंगे, एवरेज होकर कुछ सस्ता हो जाएगा। लेकिन फाइफो वाले तो मोस्ट रीसेंट पर स्टॉक को रखना है, और मोस्ट रीसेंट मोस्ट महंगा होगा, तो इसका मतलब ये जो पॉलिसी आप अपना रहे हैं, ये पॉलिसी ये जो आप आग से खेल रहे हैं, पॉलिसी आप अपना रहे हैं फाइफो से एफको से फाइफो पे जाने वाली, इसकी वजह से आपके इन्वेंट्री को बढ़ना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, चलो जी, अब क्लोजिंग का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। देखो मुझे कलर सिलेक्ट करने दो, कौन सा कलर सिलेक्ट करें, हाँ ठहर जाओ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, मुझे लग गई समझ, अगली सीट भी खाली पड़ी हुई है अच्छा जी, अब सुनो भाई, सुनो भाई सुनो, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा लेकिन सेल को तो नहीं छेड़ेगा। सर आज टाइम से भी पहले आ गए, उल्टा सर टाइम से पहले ही आ गए सर बस 2-3 मिनट में इंशाल्लाह बस हो गया काम हमारा, गौरी मिसाइल चल गया। अब सर ने कहा टाइम नाल जावा ते 5 मिनट पहले छड़ेगा, है ना, आप लोगों के लिए सर एज अ सेवियर बन के आए हैं, छाड़ देना दी जान। ओके सुने सुने सुने, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, सर फिर आ गए अच्छा प्रॉफिट बढ़ गया, दूसरी तरफ सेल को भी कोई असर नहीं पड़ा, तो न्यूमरेटर का बढ़ना रेशियो को बढ़ाएगा इतना भी नहीं बढ़ाएगा, इंक्रीज, ये तो नजर ही नहीं आना, ब्लैक ही कर देते हैं, इंक्रीज। अच्छा नेक्स्ट, जल्दी 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 भाई, ये तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही है, इंक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, नीचे वही वाली बात है, एसेट से तो ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो इतना आसान काम था, ये तो फिर मुफ्त के नंबर वाकई है। ठीक है कोई 1 या 2 इंपैक्ट गलत भी हो जाएंगे, 10 में से 8 तो फिर यूं करके आए, अगर ऐसा सवाल आ जाए ज्यादातर सही हो जाते हैं, सिर्फ ट्रैक पे डालने की जरूरत होती है आपको कि यार ऐसे चलना है। ठीक है, मोटरवे पे चढ़ गए हो आप, डेट इक्विटी, भाई इक्विटी का क्या असर इस पे, प्रॉफिट का इक्विटी पे कोई असर नहीं है, सिर्फ डेट पे, वही कह रहा हूं, डेट पे कोई असर नहीं है। इस प्रॉफिट का बढ़ना इस स्टेप से एफको फाइफो ये डेट पे कोई असर नहीं डालेगा, किस पे असर डालेगा,
इक्विटी ने बढ़ जाना है, प्रॉफिट का बढ़ना इक्विटी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो ये तो डिनोमिनेटर बढ़ गया। एक तो ये बीच में इसने लुच फ्राई किया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो ने, वखरा हिसाब अच्छा वाला, मतलब मोटर में चढ़ जाता है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एकदम से डिनोमिनेटर बढ़ गया, कोई बात नहीं, रेशियो कम। करंट रेशियो पे कह दो कोई असर नहीं, कह दो नो इफेक्ट आर, कह दो करंट एसेट है, स्टॉक बढ़ा, अब न्यूमिनेटर बढ़ा, न्यूमिनेटर का बढ़ना रेशियो को कम, बढ़ना रेशियो को बढ़ा देगा। अच्छा, मेरे भी पेपर में 9 नंबर आने थे, ये वाला गलत हो जाना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पास तो फिर भी हो जाना था। चलें अब एक जैसा एक और सवाल है, वो दिखा दूं आपको, जरा सुन लो, ये देखो, हाँ सर भी आ गए हैं, लेकिन ये देखो जरा मेरी बात सुनो ना यार, सर आ गए प्लीज, मुझे पहले सर आने प्रेशर पड़ जाता है मेरे पे, जरा इंसान बनो, इधर देखो, ये देखो एपी वैग, ये वही सवाल है। अब इसमें ना देखते हैं आप ये जज कर पाते हो कि नहीं, कि आपने सप्लायर को पैसे पे कर दिए, लेकिन 5% डिस्काउंट पे तो एंट्री ये होती है, आपने कैश पे किया 95, क्रेडिटर आपने डेबिट किया पूरे 100 से, तो 5 आपका क्या है, ये आपको परचेजेस में से क्रेडिट हुआ। अब ये धोखा ना खा जाना, वो क्रेडिटर को पे किया है तो उधर लायबिलिटी कम होगी, उधर एसेट सेम अमाउंट नहीं है, ये सेम अमाउंट नहीं है, डिफरेंट अमाउंट है, लेकिन रूल सेम वाला ही लगना है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ना उससे इस ये हिसाब में थोड़ा सा टफ लगता है मुझे कभी कभी, ठीक है। एनीवेज ये भी आप कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कर ही ले, लेकिन जिन्होंने हिम्मत करनी है, रेशो को साइड पे लगाना है, ईपीएस की तैयारियां पकड़ के कल आना है, मुझे लगता है वो तो आज का दिन रेशो के ऊपर लगा ही देंगे सारा, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह ईपीएस स्टार्ट करें।